नमस्कार दोस्तों, एसपीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से हम हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा वीडियो वर्ण रचना पर आधारित है। इस पर 2 से 3 वीडियो होंगे। छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाएंगे जिससे कि आप लोगों को इसे पढ़ने में, समझने में या आने वाले कोई भी टॉपिक पूरा हो जाएगा तो हम उस पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे, जिससे कि आप लोगों का प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप अच्छे से प्रदर्शन करके आए। तो शुरू करते हैं आज का वर्ण रचना। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप सभी को आता होगा। वो सार्थक ध्वनि जिसको कि हम अपने मुंह से उच्चारण करते हैं वर्ण कहलाती है। वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जब हम इन वर्णों को व्यवस्थित क्रम में या समूह में रख देते हैं तो इसे वर्णमाला कहा जाता है। कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहते हैं। वहां पर ऑप्शन होते हैं, उसमें वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में वर्णों की मूल संख्या 44 है और कुल संख्या 52 होती है। ये 44 और 52 क्यों? इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं और क्योंकि हमें 52 रटा होता है कि वर्णों की संख्या 52 है, हम 52 टिक करके आ जाते हैं और वो प्रश्न गलत हो जाता है। तो हमें इस चीज को समझना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, उसी के हिसाब से हमें उत्तर देना है। तो 44 और 52 ये पूरा हम आगे अध्ययन करेंगे, जिससे कि आपका सारी जो संदेह है वो क्लियर हो जाए। अभी हम देखते हैं वर्णों का वर्गीकरण। हिंदी वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर से तात्पर्य ये है कि जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं का उच्चारण करते हैं तो उसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, उसका उच्चारण का स्थान कहाँ है, इस आधार पर वर्णों का निर्धारण किया गया है और इन्हें उच्चारण स्थान के आधार पर कहा जाता है। दूसरा प्रकार होता है वायु संवेग के आधार पर, अर्थात जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो वायु यानी कि श्वास, हवा का क्या प्रकार है, तेज आ रही है, हल्की आ रही है, तो उस आधार पर हमने बांटा है। तीसरा प्रकार है तारत्व के आधार पर। तो हिंदी वर्णमाला, कई बार प्रश्न बनता है कि बताइए हिंदी वर्णमाला को कितने रूप भागों में बांटा गया है, तो एक ही उत्तर है कि 3 भागों में बांटा गया है। आज हम सिर्फ उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण के बारे में ही पढ़ेंगे, जिससे कि वीडियो लंबी ना हो और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। तो उच्चारण स्थान के आधार पर भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर उन्हें कहा जाता है जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण के लिए इन्हें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं।
इन्हें बोलते समय कम समय लगता है। प्रत्येक स्वर का एक स्वर चिन्ह होता है। इन स्वर चिन्हों को हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए स्वरों को मात्रा भी कहा जाता है। मित्रों, ये सारी चीजें इतनी डीपली हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, जो कि इस प्रकार हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं। अब इन 11 स्वरों को भी विभाजित किया गया है इनके उच्चारण के आधार पर। अर्थात जब हम इन स्वरों को बोलते हैं का उच्चारण करते हैं तो किसी में कम समय लगता है, किसी में अधिक समय लगता है, किसी में बहुत अधिक समय लगता है। उस आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों के 3 भेद हैं। पहला भेद है ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या 4 होती है और इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो बहुत कम समय लगता है। ये हैं छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। दूसरे स्वर हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 होती है तथा इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है। ये हैं आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये 7 स्वर हैं। दीर्घ स्वरों में भी 3 मूल स्वर हैं, अर्थात 3 मूल दीर्घ स्वर हैं, जो कि हैं आ, ई और उ। ए, ओ, औ ये 4 संयुक्त स्वर भी माने जाते हैं क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। इसके बाद तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगे, ह्रस्व से 3 गुना समय लगे, वो दीर्घ प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वर की संख्या सिर्फ 1 है और इसको ओम से प्रदर्शित किया जाता है, परंतु हिंदी वर्णमाला में इसको स्थान नहीं दिया गया है। अब अगर हिंदी वर्णमाला में इसको स्थान ही नहीं दिया गया है तो हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब कभी प्रश्न बनता है और पूछा जाता है बताइए स्वरों के कितने भेद हैं, तो हमें प्लुत स्वर को जोड़कर ही बताना होता है। हम सिर्फ ह्रस्व या दीर्घ स्वर नहीं बता सकते, हमें प्लुत स्वर भी जोड़ना होता है। अर्थात स्वरों के 3 भेद होते हैं। इस चीज को हमें ध्यान रखना होता है। तो स्वरों के पश्चात स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपको याद होने चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए हैं। ए, ओ और औ को संयुक्त स्वर भी मानते हैं, और अगर हम इनको संयुक्त स्वर मान लेते हैं तो स्वरों का वर्गीकरण जो हम करेंगे तो उसके 4 भेद हो जाएंगे: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। आ स्वर होता है, कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि बताइए सहीद वर्ण कौन सा। ऐसी स्थिति में
हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शहीद वर्ण कहाँ से आ गया। तो मित्रों, जो अ होता है उसको शहीद वर्ण कहा जाता है। इसका कारण है कि हम जब भी कोई वर्ण बोलते हैं तो उसमें हम अ का उपयोग अवश्य करते हैं, अर्थात ये सब जगह इस्तेमाल होने के कारण शहीद वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हिंदी में स्वरों के बारे में था। अब हम व्यंजनों के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, अभी हमने पढ़ा था स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती, परंतु व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यंजन आश्रित वर्ण होते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है और मूल संख्या 33 होती है। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं कि मूल संख्या और कुल संख्या पर आप लोग ध्यान अवश्य दीजिएगा, क्योंकि यहीं पर प्रश्न होते हैं और आप लोगों को आता है, उसके बाद भी कंफ्यूज होकर गलत उत्तर दे आते हैं। जैसे पूछा जाए मूल वर्ण कितने हैं या कुल वर्ण कितने हैं, आपको बताया मूल वर्ण 44 है, कुल वर्ण 52 है। इसी तरीके से मूल व्यंजन 33 हैं और कुल व्यंजन 39। ये कैसे हैं, इनको अभी जब आप आगे पूरा देखेंगे वीडियो को, अपने आप समझ में आ जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। सबसे पहले होते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्शी अर्थात स्पर्श करने वाले। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे मुंह का कोई भी भाग का सहयोग रहता है, वो व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। पहला वर्ग होता है इसका कवर्ग। जब हम कवर्ग को बोलते हैं क ख ग, तो आवाज हमारे कंठ से आती है, इसलिए इनको कंठस्थ व्यंजन के समूह में रखा गया है। दूसरा समूह है च छ ज छ। इनको बोलते समय तालु का उपयोग होता है, इसलिए ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा समूह है ट ठ ड ढ ण। इनका इस्तेमाल करते समय हम मूर्धा अर्थात जीभ का उपयोग करते हैं, जिस कारण ये मूर्धव्य व्यंजन कहलाते हैं। अगला समूह है ता थ द ध न। इनको बोलते समय दांतों का उपयोग होता है, इनका उच्चारण स्थान दांत है, इसलिए इन्हें दंतव्य व्यंजन भी कहा जाता है। अगला है प फ ब भ म। इन वर्णों को हम बिना ओंठ के सहयोग के नहीं बोल सकते। जब भी हम बोलेंगे हमारे ओंठ चिपकेंगे ही एक दूसरे से, इसलिए इनको ओष्ठव्य व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार ये 25 स्पर्शी व्यंजन हैं। व्यंजनों का दूसरा समूह अंतस्थ व्यंजनों का है। इनकी संख्या 4 होती है। और इनके उच्चारण करते समय हमें ऐसा महसूस होता है कि सांस अंदर की ओर जा रही है। ये हैं
या, र, ल और व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। तीसरा समूह होता है ऊष्म या उष्ण व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है और इनका नाम जैसे ऊष्म, नाम से ही पता चल रहा है कोई गर्म चीज, अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो गर्म सॉस का एहसास होता है। ये हैं श, श, स, ह, ये 4 ऊष्म या उष्ण व्यंजन है। फिर अगला समूह आता है संयुक्त व्यंजन का। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों को मिलाकर बने होने के कारण संयुक्त कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। ये हैं श, त्र, ज्ञ और श्र। एक और समूह है द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजनों का। हम देखते हैं वर्णमाला में हम ड जिसके नीचे बिंदी होती है, ढ जिसके नीचे बिंदी होती है का प्रयोग करते हैं। इनको भी व्यंजनों के समूह में रखा गया है, स्थान दिया गया है और द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजनों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वर्ण दोनों ही वर्ण हिंदी वर्णमाला के नहीं है। अक्सर प्रश्न आता है कि ड और ढ किस भाषा के शब्द हैं। हम इसका हिंदी में अध्ययन कर रहे हैं तो अधिकतर हिंदी पे टिक करके आ जाएंगे, लेकिन वहां हम गलत हो जाते हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और इसका उत्तर हमें देना होता है कि ड और ढ तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। जब भी ये प्रश्न आए आप ध्यान में रखिएगा, ये हिंदी भाषा के नहीं है, तुर्की भाषा के शब्द हैं और इसी कारण इसे आगत व्यंजन भी कहा जाता है। आगत, निर्मित, द्विगुण, उच्छिष्ट ये सब इन्हीं के नाम हैं। और किस भाषा के शब्द हैं? ये तुर्की भाषा के वर्ण। दोस्तों, इस प्रकार हमने स्वर और व्यंजन उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के जो 2 भेद होते हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या महत्वपूर्ण बिंदु पर हम डिस्कशन करेंगे, जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने स्वर और व्यंजनों का विस्तार से अध्ययन किया। हमने देखा कि अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, य, र, ल, व। कई बार प्रश्न आता है कि बताइए अर्ध स्वर किसे कहते हैं। तो मित्रों, य और व ये 2 वर्ण ही हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण हैं जिनको कि अर्ध स्वर कहा जाता है और यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, हमने पढ़ा स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, परंतु ये ध्यान भी रखना है प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का 5वां वर्ण नासिक व्यंजन भी कहलाता है। इसका कारण जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो आवाज नाक से आती, जिसे न, म, न, न्य कुछ भी बोलेंगे तो हमारी नाक से आवाज आती है। इस कारण इनको नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। प्रत्येक समूह का आखिरी वर्ण। इस तरह से नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 5।
स्पर्शी व्यंजन उदीप्त व्यंजन भी कहलाते हैं। हमारी वर्णमाला में दो वर्ण और हैं, अंग और अ। इनको हमने ध्यान दिया होगा आपने, ना मैंने स्वर में पढ़ाया, ना मैंने इनका वर्णन व्यंजनों में किया। कारण ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इस कारण इनको अयोगवाह कहा जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अयोगवाह क्या है। तो अंग और आह ये दोनों ही अयोगवाह है। अंग को अनुस्वार भी कहते हैं, आह को विसर्ग भी। अंग जब चंद्रबिंदी लगी होती है तो ये अनुनासिक कहलाता है। अभी व्यंजनों का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि ड और ढ ये हमारे आगत वर्ण हैं, अर्थात दूसरी भाषा से लिए गए हैं। ये इनकी भाषा तुर्की है। आ को सहित वर्ण क्यों कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ा है, क्योंकि अ का प्रयोग हम सभी वर्णों के साथ में करते हैं, इसलिए इनको शहीद वर्ण भी कहते हैं। आ शहीद वर्ण होता है। ये सारे पॉइंट अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो वर्णमाला से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कभी छोड़ के नहीं आएंगे, वो 100% सही ही होगा। हमने जब स्वरों का अध्ययन कर रहे थे तो मैंने बताया था दीर्घ स्वर 7, परंतु मूल दीर्घ स्वर 3 ही होते हैं और कुल संख्या इनकी 7 होती है। कारण कुछ विद्वान ए, ओ और ओ दीर्घ स्वर न मानकर संयुक्त स्वर मानते हैं, इसलिए आ, ई और उ ये 3 ही मूल दीर्घ स्वर हैं और बाकी जो 4 हैं ये मिलाकर कुल दीर्घ स्वर 7 हो जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मित्रों, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कुल वर्ण 52 होते हैं, परंतु मूल वर्ण केवल 44। ये कैसे हैं? हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार स्पष्ट कर रहा हूं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 11 और 33 44। ये तो है हमारे मूल वर्ण। इनमें 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन। यहां तक तो ये हैं हमारे मूल व्यंजन। कितने हो गए? 33 और 11 स्वर, कुल मिला के मूल वर्ण कितने हो गए? 44। संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं, लेकिन क्योंकि ये व्यंजनों से मिलकर बनते हैं इसलिए मूल व्यंजन नहीं कहलाते। संयुक्त व्यंजन 4। द्विगुण व्यंजन, जैसा कि हमने अध्ययन किया कि ये हमारे आगत वर्ण हैं, इनको दूसरी भाषा से लिया गया है और हमारे हिंदी में उपयोग किया जाता है। उनकी संख्या होती है 2। इस प्रकार कुल व्यंजन हो गए 39। 33 और 7 39। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्यंजन, मूल और कुल को कैसे विभाजित किया गया है। इसी प्रकार से हमने अंग और आह का अध्ययन किया, जिनको कि अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, जिनको कि वर्णमाला में स्थान दिया गया है। तो जब हम इन सारे वर्णों को का योग करते हैं तो आता है। इस प्रकार प्रश्न आपका जब भी बने तो आप इस पर ध्यान अवश्य दीजिएगा कि पूछा क्या गया है। अगर मूल पूछा जा रहा है तो उत्तर होगा 44 वर्ण, या मूल व्यंजन पूछे गए हैं तो उत्तर होगा 33 वर्ण। मूल के बजाय अगर कुल पूछा जाए तो कुल वर्ण है 52 और कुल व्यंजन है 39।
तो मित्रों, आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अपने आने वाली वीडियोस में हम व्यंजन स्वर के अतिरिक्त हिंदी वर्ण के जो अन्य दो भेद हैं, यानी कि तारत्व के आधार पर और वायु वेग के आधार पर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम वर्ण रचना पर विस्तृत प्रश्नावली पर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हमारी वर्ण रचना से संबंधित कोई भी प्रश्न हमसे कभी भी पूछा जाए, हम उसका उत्तर आसानी से दे दें और कभी भी हम उसको छोड़ के ना दें। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको कमेंट से आपके संदेह को दूर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे।